बच्चों आज हम कक्षा 11 की गणित पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप लोग को अच्छे से सुरक्षित रहकर घर पर पढ़ाई करना है। और जो भी समस्या आएगी वो सब बाद में आप लोग मैसेज के द्वारा रिप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप लोग के व्हाट्सएप नंबर अपने ग्रुप में हम जोड़ लिए हैं। तो कक्षा 11 की गणित में जो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा, समुच्चय सिद्धांत। तो इस समुच्चय सिद्धांत पहला चैप्टर, ठीक है। क्या है? समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत में जो पहला टॉपिक होगा वो समुच्चय की परिभाषा एवं इसके प्रकार। पहला टॉपिक इसका क्या रहेगा? समुच्चय की परिभाषा एवं इसके प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय का मतलब ये हुआ कि कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, एक क्लास है, ठीक है। क्लास में सभी बच्चों का ग्रुप जो है, समूह है, वो क्या कहलाएगा? एक प्रकार का समुच्चय कहलाएगा। अर्थात समूह को हम समुच्चय कह सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में जानकारी हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भारत के, पहला एग्जाम्पल है भारत के सभी राष्ट्रपति का समुच्चय। राष्ट्रपति, भारत के सभी राष्ट्रपति। अब देखिए, भारत के सभी राष्ट्रपति, आपको तो पता भारत में कुल कितने राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं, ठीक है। तो उन सबको अगर एक में मिलाकर लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, सौर परिवार के ग्रहों का समुच्चय। सौर परिवार के ग्रहों का समुच्चय ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कक्षा में सभी बच्चों का समुच्चय। कक्षा में सभी बच्चों का समुच्चय, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक। वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब देखिए, समुच्चय की परिभाषा तो आप लोग समझ ही चुके हैं। जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स है, तो ज्योमेट्री बॉक्स में जैसे पेंसिल 10-15 पेंसिल रखी हैं, तो उनका भी एक समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। तो अब आगे समझेंगे समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कैपिटल ए, ये समुच्चय को प्रदर्शित करता है। किसको? समुच्चय को। कैपिटल बी समुच्चय को प्रदर्शित करता है। सी समुच्चय को, डी समुच्चय को, ई समुच्चय को। ये सब जो कैपिटल में लिखे जाते हैं, बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, ये सब समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, इस तरह से ये सब क्या करते हैं? समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अभी कह दिया जाए सभी ग्रहों का समुच्चय। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सभी ग्रहों का समुच्चय ठीक है। तो सभी ग्रहों का समुच्चय जब कहा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम कैपिटल ए से लिख दें, कैपिटल ए तो एक समुच्चय हो गया। ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सभी ग्रह। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल ए है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सभी ग्रह आते हैं। अब ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, ये सब क्या हैं? सभी ग्रह हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रह हैं, ये समुच्चय ए के क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम अगला एग्जाम्पल लें,
सभी स्वरों का समुच्चय, सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक, तो सभी स्वरों का समुच्चय आप लोगों को तो पता है स्वर कौन कौन से हैं, से ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या हैं, स्वर हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू लिख दिया। ठीक, तो ये स्मॉल में लिखा है। अब इनका एक जो समुच्चय बना इसका नाम क्या दे दिया, ए। तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या हो जाएंगे, इसके अवयव। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल ए एक समुच्चय है, इसके अवयव कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इस प्रकार से ये हुआ सभी स्वरों का समुच्चय। तो अवयव को छोटे अक्षरों से लिखते हैं और समुच्चय को बड़े अक्षर से। जरूरी नहीं कैपिटल ए से लिखें, कैपिटल बी से लिख सकते हैं, कैपिटल सी से, डी से, ई से, एफ से, यानी किसी भी अक्षर से लिख सकते हैं, लेकिन वो अक्षर किस में होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। मान लीजिए कैपिटल डी से लिख दिया, तो कैपिटल डी में क्या लिख दिया, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या हो जाएगा, सभी स्वरों का समुच्चय है। किससे लिखा, कैपिटल डी से लिखा। ठीक, तो कैपिटल डी क्या है, समुच्चय है। इसके अवयव कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यह कह सकते हैं, ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कैपिटल डी एक सभी स्वरों का समुच्चय है। ठीक, तो इस प्रकार से कोई जरूरी नहीं कि ए, ई, आई, ओ, यू हो, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सभी सम संख्याओं का समुच्चय या सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि कैपिटल सी एक समुच्चय है, इसके अवयव क्या हैं, 2, 3, 5, 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कैपिटल सी समुच्चय है, इसके अवयव कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। या हम कह सकते हैं जो 5 है वो किसका अवयव है, समुच्चय सी का। जो 7 है वो किसका अवयव है, समुच्चय सी का। जो 2 है किसका अवयव है, समुच्चय सी का। 3 है किसका अवयव, समुच्चय सी का। इस प्रकार से तुम कर सकते हैं। तो आगे चलकर इसके विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। ठीक, समुच्चय के प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं। समुच्चय के प्रकार, जो पहला प्रकार हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में देखिए क्या होगा, परिमित समुच्चय अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या आपको पता हो, अर्थात निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल इसके पहले बताया था सभी ग्रहों की संख्या, तो कैसा समुच्चय हुआ, परिमित समुच्चय हुआ, क्योंकि आपको पता है ग्रहों की संख्या कितनी है, अर्थात अवयव कितने हैं। या फिर हमने बताया था एग्जाम्पल के लिए भारत के सभी राष्ट्रपति का समुच्चय, आपको पता है भारत में कुल कितने राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय, या प्रधानमंत्री कितने हैं, कितने हुए हैं अभी तक। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, परिमित समुच्चय। ये सभी स्वरों का समुच्चय, आपको पता कुल 5 ही स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इस प्रकार से क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय को हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि ए एक कोई समुच्चय है और इसके अवयव क्या हैं, 2, 3, 4, 7, 9, 11। देखिए इसमें अवयव की संख्या निश्चित हुई, तो ये क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। दूसरा एग्जांपल से बी, तो यहाँ पर बी एक समुच्चय है, इसके अवयव क्या हैं, सी, डी, ई, एफ, जी। इसमें देखिए अवयव की संख्या क्या है, निश्चित है, तो ये क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि कोई एक समुच्चय ए है और इसके अवयवों की संख्या 10 से कम सभी सम संख्याओं का समुच्चय।
का समुच्चय। तो ये क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। क्योंकि आपको पता है जब समुच्चय ए हुआ तो 10 से कम सभी सम संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? 2, 10 से कम, 4, 10 से कम, 6, 8। ये देखिए 10 से कम 8 आता है, तो ये सम है कि नहीं? सम है, इसलिए इसमें ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है। 6 10 से कम है, सम है। 4 10 से कम है, सम। 2 10 से कम है, सम है। अगर 9 लिख देते तो यहाँ पर 10 से कम तो रहता, लेकिन ये विषम हो जाता। इसलिए जो ए के अवयव कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। तो अवयव की संख्या यहाँ पर निश्चित हो रही है, इसलिए ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से जो अगला एग्जाम्पल होगा या फिर अगला प्रकार जो बता दें वो क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। दूसरा क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? ऐसे समुच्चय जिनके अवयव की संख्या निश्चित ना हो, वो क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक कोई समुच्चय है, इसमें क्या लिख दिए? सभी सम संख्याओं का समुच्चय है। सभी सम संख्याओं का समुच्चय का समुच्चय। अब यहाँ पर देखिए ये समुच्चय तो बना एक प्रकार से, लेकिन कैसा समुच्चय है? ये अपरिमित समुच्चय है। क्यों अपरिमित है? क्योंकि इसमें आपको अवयव के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। अवयव तो पता है, जितने भी होंगे वो सब सम संख्याएं होंगी, लेकिन लास्ट नहीं पता है कुल कितने अवयव हैं, अर्थात अवयव की संख्या आपको नहीं पता है। तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन लास्ट आपको नहीं पता चलेगा कहाँ तक जाए, नहीं पता है। ये कैसा समुच्चय कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। अर्थात ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या ना पता हो वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अर्थात कुल अवयव की संख्या ना पता हो क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो अगला समुच्चय होगा वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। अर्थात तीसरा समुच्चय जो है रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई अवयव ना हो वो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक। अर्थात उसके पास अवयव ही नहीं है। जैसे कि एक कोई समुच्चय है, इसके पास कोई अवयव नहीं, तो यहाँ पर ये रिक्त छोड़ दिए, ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं या नल सेट बोल सकते हैं। इट इज एम्प्टी सेट और नल सेट, या फिर कह सकते हैं रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई अवयव ना हो क्या है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है। इसके बाद जो अगला समुच्चय आता है वो एकल समुच्चय आता है। चौथा पॉइंट, एकल समुच्चय। या सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। ठीक। ऐसा समुच्चय जिसके पास केवल एक अवयव हो वो क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। ऐसा समुच्चय जिसके पास केवल एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसके पास अवयव की संख्या केवल एक हो, जिसके पास केवल अवयव की संख्या
केवल एक हो। एकल समुच्चय कहलाता है या सिंगलटन सेट कहते हैं। एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य जी एकल समुच्चय हुए, क्योंकि आपके कॉलेज में प्रधानाचार्य केवल एक ही है। ठीक। या वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री का समुच्चय एकल समुच्चय, या फिर वर्तमान में देश के राष्ट्रपति का समुच्चय एकल समुच्चय, या वर्तमान में जिले के जिलाधिकारी का समुच्चय एकल समुच्चय। इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे? एकल समुच्चय कहलाएंगे। या हम कह सकते हैं जिसके पास केवल एक ही अवयव है वो सब क्या है? एकल समुच्चय है, या सिंगलटन सेट कह सकते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। इसके बाद जो अगला समुच्चय आएगा वो युग्म समुच्चय कहलाता है। अगला समुच्चय क्या है? युग्म समुच्चय। कौन सा पॉइंट आ रहा था? 5वां, युग्म समुच्चय, पेयर सेट, युग्म समुच्चय। ठीक है। ऐसे समुच्चय जिनके पास केवल 2 अवयव हो युग्म समुच्चय कहलाते हैं। ऐसे समुच्चय जिनके पास केवल 2 अवयव हों युग्म समुच्चय कहलाता है। ठीक। जैसे कि मान लीजिए समुच्चय बी कोई एक समुच्चय है, इसके पास अवयव क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी। ये क्या हो जाएगा? युग्म समुच्चय। समुच्चय सी कोई है और इसके अवयव क्या है? 1 और 2, क्या कहलाएगा? युग्म समुच्चय। या फिर एक समुच्चय कोई है डी, इसके पास अवयव क्या है? 5 और 7, ये क्या कहलाएगा? युग्म समुच्चय। केवल 2 ही अवयव हो जिसके पास, वो सब क्या कहलाते हैं? युग्म समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है वो समान समुच्चय। देखिए अगला प्रकार जो है समान समुच्चय, इक्वल सेट। जो छठा पॉइंट है वो समान समुच्चय। ठीक। ऐसे समुच्चय यानी कह सकते हैं कि ऐसे 2 समुच्चय जिनके अवयव एक दूसरे से मिलते हों वो सब क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय। ऐसे 2 समुच्चय जिनके अवयव एक दूसरे से मिलते हों वो सब क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय। जैसे कि एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। ए के अवयव क्या है? 2, 5, 7, 9। तो बी के भी अवयव क्या है? 2, 5, 7, 9। ये सब क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। क्योंकि एक जितने भी अवयव हैं वो सब के सब बी में मिल रहे हैं। ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? समान समुच्चय या इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल आएगा, जैसे मान लीजिए इसका एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि एक सी है। सी में क्या है? ये समुच्चय के अवयव जो है, जो समुच्चय सी है इसके अवयव कौन कौन से जाएंगे? मान लीजिए स्मॉल एफ है, जी है, एच है। ठीक है। और एक समुच्चय डी है, इसके अवयव भी स्मॉल एफ, जी और एच है। तो ये भी क्या है? समान समुच्चय है, क्योंकि जो सी के अवयव हैं वो सब डी में मिल रहे हैं और जो डी के अवयव हैं वो सब क्या मिल किसमें मिल रहे हैं? सी में। अवयव क्या है? एफ, जी, एच, ये सब क्या है? अवयव हैं। और सी क्या है? समुच्चय है। ठीक। डी क्या है? समुच्चय, इसके अवयव क्या है? एफ, जी, एच। ए क्या है? समुच्चय, इसके अवयव क्या है? 2, 5, 7, 9। ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। अगला प्रकार जो जाएगा वो समतुल्य समुच्चय। जो 7वां प्रकार है समतुल्य समुच्चय। ठीक। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट
ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो वो सब क्या कहलाते हैं? समतुल्य समुच्चय। जैसे कि एक समुच्चय A है, इसमें अवयव की संख्या 1 2 3 4 7 है, ये अवयव है। दूसरा समुच्चय क्या है? B, इसमें अवयव कौन कौन से हैं? 3 5 7 8 9। अब देखिए इसमें कुल अवयव की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। इसमें कुल कितने अवयव की संख्या है? 1 2 3 4 5। अर्थात जो स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ कैपिटल ए, यानी अवयव की संख्या जो कितनी है? जो ए समुच्चय है, ए समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी हुई? 5। इसमें जो बी समुच्चय है यानी एन बी, तो अवयव की संख्या कितनी हुई? 5। दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है, इसलिए ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समतुल्य समुच्चय। लेकिन यहाँ पर हम समान समुच्चय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक जो समुच्चय है वो सब बी में और बी के समुच्चय ए में नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये समान समुच्चय नहीं हुए, लेकिन समतुल्य समुच्चय हो गए। समतुल्य समुच्चय क्यों हो गए? क्योंकि ए के जितने भी अवयव हैं, ए में अवयव की संख्या और बी में अवयव की संख्या के बराबर है। तो ये अंतर होता है समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में। ठीक, इसके बाद जो अगला समुच्चय होगा वो समष्टीय समुच्चय कहलाएगा, या समुच्चयों का समुच्चय कह सकते हैं। समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, ये समष्टीय समुच्चय कहते हैं। ये अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समुच्चयों के समुच्चय, जैसे कि कोई एक समुच्चय है, जैसे मनुष्य का जो शरीर है, तो ये कैसा समुच्चय होगा? समुच्चयों का समुच्चय, समष्टीय समुच्चय। क्योंकि छोटी छोटी कोशिकाएं जो हैं, इनका समूह एक प्रकार समुच्चय हो गया। फिर एक प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर अंग का निर्माण हो गया, तो अंग क्या हो जाएगा? समुच्चय। अंग के अवयव क्या हो जाएंगे? कोशिकाएं। लेकिन जब अंगों से मिलकर शरीर बना है, तो यहाँ पर शरीर क्या हो जाएगा? समुच्चय, लेकिन वो अंग क्या हो जाएंगे? अवयव हो जाएंगे। तो समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाया? समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। ठीक, जैसे कि इसको समष्टीय समुच्चय भी कहते हैं, या समष्टीय समुच्चय। ठीक, जैसे कि उदाहरण के लिए मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर, ये क्या कहलाएगा? समष्टीय समुच्चय कहलाएगा। या फिर कह सकते हैं कि समुच्चय का समुच्चय, जैसे कि कोई कैपिटल ए समुच्चय ले लिया, या फिर यू समुच्चय, समष्टि समुच्चय के लिए उदाहरण लिया यू एक समुच्चय है, और इसके अंदर जो अवयव होंगे 2 3 एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसके बाद 4 5 6 एक ब्रैकेट में लिख दिया, 9 11 12 एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए ये भी एक समुच्चय हुआ, ये भी एक समुच्चय हुआ, ये भी एक समुच्चय हुआ, क्योंकि ये जो एक समुच्चय हुआ इसके अवयव 2 और 3 हैं। ये जो समुच्चय हुआ इसके अवयव 4 5 6, इसके अवयव 9 11 12। ठीक, इन सभी समुच्चयों को मिलाकर एक बड़ा समुच्चय बना दिया गया, इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट या समष्टीय समुच्चय या समुच्चयों का समुच्चय। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो एक महत्वपूर्ण बात छूट गई है, उसको बताना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, अंग्रेजी में बिलोंग कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक समुच्चय है, इसके अवयव 2 5 7 है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2 अवयव 2 है वो किसका है? समुच्चय ए का। जो 5 है वो किसका अवयव? समुच्चय ए का। जो 7 है वो समुच्चय ए का अवयव है। तो यहाँ पर ये 2, ये चिन्ह किसका होगा? बिलोंग्स का। ठीक, किसमें करता है? ए में। जो 2 है वो ए में बिलोंग कर रहा है, 5 किस में बिलोंग कर रहा है? ए में। 7 किस में बिलोंग कर रहा है? ए में। ठीक, अगर कह दिया जाए 9, तो देखिए इसमें कहीं 9 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो 9 इज नॉट बिलोंग टू ए, अर्थात समुच्चय ए में 9 नहीं बिलोंग करता है। ठीक,
इसी प्रकार से अगर कोई समुच्चय बी ले लिया, इसके अवयव क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, इतने अवयव हैं। कह दिया जाए जी और यहाँ पर बी लिख दिया जाए रिक्त स्थान, तो क्या जी जो है बी में बिलोंग करता है? जी दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, जी इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। सेट का मतलब समुच्चय, जो जी है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। या फिर लिख दें ई जो है, ई बिलोंग कर रहा है किसमें, बी में, ई इज बिलोंग टू सेट बी। या फिर कह सकते हैं सी बिलोंग्स टू बी, सी इज बिलोंग्स टू बी। जो समुच्चय सी वो बी है, समुच्चय बी का अवयव क्या है, सी। डी इज बिलोंग्स टू बी, जो डी अवयव है वो बी में सम्मिलित है, ठीक। तो ये इतना आज आप लोग पढ़िए, इसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम। तो होमवर्क में आप लोगों को एक नोट्स बना लीजिए, सभी डेफिनेशन लिख लीजिए, इसके प्रकार लिख लीजिए। तो बच्चों इतना समुच्चय के बारे में आप लोगों ने समझा। अब इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख लें। तो मेन रूप से इसकी परिभाषा जो बन रही है, समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं।